अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ खबरें हैं जी कोर्ट से भी, और इसके साथ साथ कुछ खबरें हैं कोर्ट के बाहर से भी ऑफ कोर्स, और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपसे बात करनी है। एक तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का जो एक और मज़ीद एक अजीब गैर जिम्मेदाराना सा स्टेटमेंट है, उसके ऊपर यकीनी तौर पर गुफ्तगू होगी। पिछले व्लॉग में भी मैं बात करना चाह रही थी लेकिन नहीं हो पाया था। उसके साथ साथ जनाब जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। अडयाला की जो साइफर केस की समाअत है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती फिलहाल, क्योंकि एक तो हमें बाहर तक खबर ही नहीं आने दी जा रही कि अंदर हुआ क्या है, और अगर खबर आ भी जाए तो आपको मालूम है कि हम पर भी फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू हो जाएगा, तो अब वो भी आप नहीं कर सकते। उसके ऊपर मैं एक अलग से बात करती हूँ बहरहाल। लेकिन इसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट मामला है वो ये कि किस तरीके से अगेन हमें नज़र आ रहा है कि पीटीआई को महदूद किया जा रहा है, और किस तरह से उनके लीडर्स को, चाहे जो भी उनकी क़यादत सामने आए, पॉलिटिकल क़यादत हो चाहे वकला हों, उनको किस तरीके से धकेला जा रहा है या उन्हें किस तरीके से अगेन एक विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें आपके सामने आज के व्लॉग में रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए जी, बात का आगाज यहीं से कर लेते हैं। शेर अफजल मरवत साहब को कल लाहौर से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। मैंने इब्तिदा ही में जब इस पर बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि चूंकि यहाँ पर उनका कोई मुकदमा है नहीं, तो इसलिए ज़्यादा कवी इम्कानात है कि उन्हें एमपीओ के तहत ही गिरफ्तार किया जाएगा। तो अब यही हुआ है कि एमपीओ का ऑर्डर जो था उनके खिलाफ एक जारी कर दिया गया और उसी के तहत उन्हें कोट लखपत जेल में बंद भी कर दिया गया। तो आज के रोज़ कुछ थोड़ा बहुत कहीं कहीं आवाज़ उठाई है वकला ने, किसी ने कोई प्रेस रिलीज जारी कर दी, कोई थोड़े बहुत निकल भी आए, किसी ने कोई 2-4 धुआंधार तकारीर कर दी, तो ये सब हमने देखा। लेकिन ओवर एंड ऑल कोई इतना बड़ा हमें हंगामा नज़र नहीं आया वकला कम्युनिटी में शेर अफजल मरवत साहब के गिरफ्तारी के ऊपर, या ओवरऑल जो इससे पहले उनकी तरफ से गम गुस्सा नज़र आ रहा था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स को क्यों ट्रायल करने की इजाज़त दी गई है सिविलियंस का, तो उसके ऊपर उन्होंने जो एक एहतजाज करना था जो उनकी तरफ से अनाउंस किया गया था, तो कोई ऐसा खास हमें वकला की तरफ से एहतजाज नज़र नहीं आया। बाकी जनाब शेर अफजल मरवत साहब की जो लीगल टीम है उसने ज़रूर इस सिलसिले में जो अपनी पिटिशन थी वो तैयार की, लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे। लाहौर हाई कोर्ट में उनकी जो समाअत हुई है, लतीफ़ खोसा साहब वहाँ पर ख़ुद मौजूद थे और लतीफ़ खोसा साहब ने इसके ऊपर दबंग दलाइल भी दिए। लेकिन फ़िलहाल सिर्फ ये किया गया है कि एक नोटिस जारी कर दिया गया है इंतज़ामिया को कि क्यों शेर अफजल मरवत साहब को एमपीओ के तहत जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो अभी इसके ऊपर भी कोई फौरी कार्रवाई नहीं की गई है एज एक्सपेक्टेड, और बात चली गई है मंडे तक। तो ऑलरेडी आज हालांकि फ्राइडे था, इसको फौरन ही मामले को निपटाया जा सकता था, समन किए जा सकते थे कि भाई दोपहर को आएँ आके बताएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया और मामला अब चला गया है मंडे तक। तो जी पीर तक तो अब शेर अफजल मरवत साहब की रिहाई फिलहाल मुमकिन नज़र नहीं आ रही। कम अज़ कम लाहौर हाई कोर्ट से जो फिलहाल एक प्रोसीडिंग होनी थी उसमें तो कुछ खास नहीं है। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं रुका, जो मैंने आपसे कल बात की थी उसी की एक कंटिन्यूटी है। हमें नज़र आता है कि किस तरह सिर्फ पीटीआई को केपीके तक ही महदूद किए जाने की एक कोशिश हो रही है। अब वो भी इसलिए नहीं कि जी केपीके को उन्होंने कहा है कि चलो भाई ठीक है यहाँ पर पीटीआई को हम एक्सेप्ट कर लें। बात यह कि वहाँ पर हालात ही इस किस्म के हैं कि उन्हें पता है कि हम जितनी मर्जी धांधली कर लें, जितना मर्जी कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो हमारे बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। तो मेन जो इस वक्त बैटल फील्ड है वो पंजाब बन चुका है, जहाँ पर अभी भी एक तगोदौ जारी है कि हम इसको पंजाब को जो है वो अपने हाथ से उस तरह से ना जाने दें और पीटीआई का यहाँ पे होल्ड ना हो सके, पीटीआई यहाँ पर सर ना उठा सके। क्योंकि अगर यहाँ पर पीटीआई की ज्यादा नशस्तें बन जाती हैं तो फिर तो बिल्कुल नामुमकिन है ये बात कि किसी और की हुकूमत बन सके। तो इसलिए यहाँ पर मजीद कमजोर करने की पूरी कोशिश है। प्लस यहाँ का जो एक आपको पता है एनवायरनमेंट बना दिया गया है, और जो मोहसिन नकवी साहब जिस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की एक डमी की सूरत में, और जिस तरीके से उन्होंने आइन और कानून की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई हुई हैं, तो उसके बाद यहाँ पर पीटीआई के लिए काफ़ी जो मामलात हैं वो परेशान को नज़र आते हैं।
आज हुआ ये कि कोयटा में भी वर्कर्स कन्वेंशन के सिलसिले में एक शेड्यूल तय था और शुएब शाहीन साहब अगेन एक और पीटीआई के लीडिंग वकील हैं, वो पहुंचे कोयटा एयरपोर्ट इन जलसों से या इन कन्वेंशन से खिताब करने के लिए, लेकिन वहां पर पुलिस पहुंच गई और उन्हें बाहर आने से रोक दिया गया। इब्तदाई तौर पर ये खबरें आई कि शायद उन्हें हिरासत में ले लिया गया या उन्हें भी एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली शुएब शाहीन साहब के ट्विटर अकाउंट से ये खबर आती है कि जनाब मुझे वापस अब लाहौर भेज रहे हैं। तो ये अगेन वही बात है कि जी आप एंटर नहीं हो सकते कोयटा की टेरिटरी में, आप एंटर नहीं हो सकते पंजाब में। आप यहाँ पर अगर आएंगे और कन्वेंशंस करेंगे या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। यानी अगर आपका ताल्लुक पीटीआई से है और आप पंजाब में है तो आपके लिए पंजाब एक जेल बना दी गई है एक तरह से, कि अगर आप पंजाब में हैं तो फिर इसका मतलब है आप जेल में होंगे अगर आप पीटीआई से हैं। तो ये एक बहुत ही अनफेयर सी सिचुएशन है, हमें नज़र आ रहा है। अभी कल भी इसी तरीके से मुख्तलिफ जो पीटीआई के सेंट्रल पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं उनके घर पर भी रेड किया गया है और भी इसी तरीके से हमें मुख्तलिफ लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि थ्रू आउट उनके ऊपर पंजाब में एक क्रैकडाउन इस वक्त जारी है। और अब ये एक वाज़े क्रैकडाउन इसलिए भी नज़र आ रहा है, इसमें तेज़ी इसलिए नज़र आ रही है कि जैसे जैसे अब इलेक्शंस की तरफ मामलात बढ़ रहे थे उसी तरह उसमें तेज़ी भी आती हुई हमें नज़र आ रही है, क्योंकि जो अचीव थे वो गोल जो करने थे वो नहीं हुए अभी तक, तो उसको मज़ीद अब उसमें स्ट्रैटेजी में तेज़ी लाई जा रही है। ये अगेन एक अलग बात है कि अभी फिलहाल तो इलेक्शंस भी दूर नज़र आ रहे हैं और ख़ासतौर पर जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया उसके बाद उसको बहाना बनाकर जिस तरीके से पूरी एक कैंपेन चलाई जा रही है कि जी पीटीआई ने लेट करा दिए इलेक्शन, तो ये पूरी कैंपेन चलाई गई। इसके ऊपर मैंने तफसीली पिछले व्लॉग में बात की हुई है, आप वो सुन सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये कि वो इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला नहीं मानता और उसने जो डेट दी थी उसके ऊपर इलेक्शन नहीं कराए उसने, और हर जगह पर उसने रूगर्दानी की अपने आईनी किरदार से, वो लाहौर हाई कोर्ट के एक सिंगल रुकनी बेंच के एक फैसले से फौरी तौर पर कलम छोड़ बैठ गया है कि जी ठीक है जी चलो जी अच्छा हो गया, हमारी जान छूट गई, हमें इलेक्शन नहीं कराने पड़ेंगे, क्योंकि असल में पहले ही से नीयत ही नहीं है पूरे सेटअप की कि इलेक्शंस में जाया जाए। तो अब ये एक बहाना उन्हें मिल गया, तो अब इसके ऊपर जो है वो एक काम शुरू हो चुका है। तो बहरहाल अब हम देख सकते हैं कि फिलहाल इलेक्शंस भी हमें डिले नज़र आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं वो भी, इसमें दो फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो ये कि इमरान खान को मुख्तलिफ केसेस में सज़ा सुना दी जाएगी और दूसरा फ़ायदा ये हो जाएगा कि मियाँ साहब की जो नाअहली है जनवरी में वो भी ख़त्म हो जाएगी काजी फायज़ ईसा के हाथों। तो इस तरह से ये दोनों जो अचीव कर लिए जाएंगे मज़ीद टारगेट। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि ये जो सारा मामला है इसके बाद अब हो क्या रहा है और किस तरह से सिचुएशंस जो है वो आगे बढ़ रही हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो फिलहाल नज़र आ रहा है वो ये कि पीटीआई को पेशावर हाई कोर्ट से थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, जहां पर पेशावर हाई कोर्ट ने फिलहाल जो बल्ले का निशान वापस लेने की दरख्वास्त है इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन को रोक दिया कि आपने, इलेक्शन कमीशन ने फिलहाल इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं करना जब तक कि इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का निशान वाली दोनों जो दरख्वास्तें हैं उनको एक साथ मिला लिया है और इसको मजीद अब इसके ऊपर हियरिंग होगी। तो फिलहाल जब तक कि इसके ऊपर हियरिंग हो रही है, चल रही है, इलेक्शन कमीशन को नोटिस दे दिया है कि वो रुक जाए। तो ये तो जी कहानी है पीटीआई की इलेक्शन की मुश्किलात की और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं किरदार। अब आ जाते हैं जो एक किरदार हमें मिला है जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का चीफ जस्टिस की सूरत में, और वहाँ पर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के केस की समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और जिसका कल मैंने कुछ हवाला आपको बताया था कि किस तरीके से वहाँ पर समाअत हो रही थी और बार बार ये इंसिस्ट किया गया कि आप नाम लें उन लोगों के जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उनको पार्टी बनाएं बाकायदा अगर आप समझते हैं तो। आज जब इस सिलसिले में बाकायदा उन्हें बता दिया गया कि जी जनरल बाजवा को, जनरल फैज़ हमीद को और मजीद उन्होंने कुछ आर्मी ऑफिसर्स के नाम इसमें डाले हुए थे, प्लस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, रजिस्ट्रार, तो काफ़ी लोगों के नाम उन्होंने इसमें डालकर वो बता दिए कि जी ये सब हम फरीक बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि काजी फायज़ ईसा साहब एक स्टेप पीछे हट गए और उन्होंने जनरल बाजवा से मुताल्लिक कहा कि जी ये तो बराह रास्त लग ही नहीं रहा कि मुलविस हो सकते हैं, तो इनको सुनी सुनाई बातों के ऊपर हम नोटिस क्यों करें। तो कल आप सिर्फ ये फरमा रहे थे कि आप नाम लें, हम नोटिस कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जब उन्होंने नाम लिए तो आप कह रहे हैं कि जी कोई राब्ता नहीं है इनके साथ डायरेक्ट इस बात का। तो भाई आप पहले ये बता दें कि आप जब फैज़ हमीद साहब को
नोटिस कर रहे हैं ये कह के कि जी इन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को हरासा किया या उनको मजबूर किया, कोई इंटरफेरेंस की उनके काम में। तो क्या ये अपने तौर पर वो खुद से कर रहे थे? फायज ईसा साहब ये भी ज़रा वजाहत कर देते कि फैज़ हमीद साहब एज DG ISI क्या अपने बॉस जनरल कमर जावेद बाजवा के मर्जी के खिलाफ जाकर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के लिए कुछ भी कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो ये पिक एंड चूज का एक हमें नजर आया कि बाजवा साहब को जैसे बचा लिया गया और फैज हमीद साहब को मसला उनसे ज्यादा है जरा काजी फैज ईसा साहब का पर्सनल भी, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें टारगेट कर लिया गया, उन्हें जो है वो जानबूझकर इस मामले में नाम लेकर बाकायदा नोटिस करवाया गया है। और जब इस यहाँ तक ही बात नहीं रुकी बल्कि हामिद खान साहब जब ये बात कर रहे थे कि इस सारे मामले में उन्होंने करवाया क्या काम कि जी नवाज शरीफ साहब को अंदर रखना है, बेल नहीं होने देनी, तो ये बातें जब वो कर रहे थे तो फायज ईसा साहब ने उनसे पूछा कि जनाब बताएं अगर नुकसान इनको पहुंचाया जा रहा था तो किसी को फायदा भी तो पहुंचाया जा रहा होगा, वो कौन था जिसको फायदा पहुंचाया जा रहा था? तो बेसिकली उनका इशारा इस तरफ था कि इमरान खान साहब को फायदा पहुंचाया जा रहा था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को अगर 2018 के इलेक्शन से पहले जेल में बंद रखा गया तो एक जो आप हमेशा सुनते रहते हैं एक थ्योरी है और इस पे बहुत सारे लोग बिलीव भी करते हैं कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब को अंदर रखने का मकसद ही ये था कि इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाया जाए और उन्हें एक क्लियर ग्राउंड मिले और वो जीत सकें और 2018 का इलेक्शन उन्हें जितवाया गया वगैरह। तो इसके ऊपर अब जानबूझ के ये सवाल जब बार बार किया गया तो इसमें कोशिश ये थी कि इमरान खान का नाम भी आ जाए। हालांकि अगर इमरान खान को फ़ायदा पहुंचा भी हो इस बात का तो इससे ये कैसे साबित होगा कि इमरान खान भी इसमें पूरे मुलव्वस हैं? बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि अगर कुछ हो रहा हो तो उसका फ़ायदा हो रहा होता है और बाज़-औक़ात होता है मुलव्वस होते भी हैं, लेकिन ये ऐसा लगा कि जब वो खुद केस करने वाला दरख्वास्त गुजार उनको नहीं फरीक बनाना चाह रहा, लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब घूम फिर के ऐसा लग रहा था कि जैसे फैज़ हमीद साहब और इमरान खान साहब को ही दोनों शख्सियात को कटहरे में लाना चाहते हैं, बाकी सबसे उन्हें कोई ख़ास सरोकार नहीं है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर उनको इस मामले में ला रहे हैं, जबकि खुद दरख्वास्त गुजार ने इस मुतालिक इमरान खान से मुतालिक कोई ऐसी इल्ज़ाम भी नहीं लगाया और ना कोई जिक्र किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे 9 मई के हवाले से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी जो इसका फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा तो PMLN को हो रहा है ना, कि जिनके लिए एक पूरा बैटल फील्ड आप खाली करा रहे हैं। तो फिर इसमें तो फिर क्या ये समझा जाए कि 9 मई का फिर इल्ज़ाम क्या PMLN पे डाला जाए कि भाई आपको फ़ायदा हुआ है? तो ये बहुत सारी बारीकी से देखने वाली चीज़ें हैं कि अगर आप इस तरह से देखेंगे तो फिर ये उसूल तो फिर हर जगह पे फिर लागू होगा। फिर आप इधर से 9 मई में फिर इनको कैसे फिर मेरा ख्याल है फिर PMLN को भी शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए कि भाई आपको चूंकि फ़ायदा हुआ है लिहाजा आपसे भी पूछगछ होगी। अगर आप इस नुक्ते के ऊपर इमरान खान की पूछगछ करना चाह रहे हैं कि जी फ़ायदा अगर उन्हें हुआ है, तो ये एक अजीबोगरीब सा मामला। लेकिन बहरहाल इन द एंड हुआ ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को इसमें जो है नोटिस कर दिया गया। इसके साथ साथ जो साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उन्हें भी नोटिस कर दिया गया, उस वक्त के जो रजिस्ट्रार थे उन्हें भी नोटिस किया गया और साथ ही ब्रिगेडियर रामे हैं उनको भी नोटिस कर दिया गया। और अब कहते हैं चीफ जस्टिस फाइज ईसा कि जनाब जिनके साथ मसला है तो ठीक है, बाकी हम किसी को बुलाकर जहमत क्यों दें। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं इस मामले में उस तरह से बच गए हैं। अब इसकी ज़रा समाअत तो मेरा ख्याल है थोड़े दिनों बाद ही होगी, ये भी फौरी तो नहीं होती नज़र आ रही, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब खुद भी छुट्टी पर चले गए हैं मौसम सरमा की, और अभी फ़िलहाल कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए हैं जस्टिस तारिक मसूद साहब। अभी उनसे हेल्प भी ले लिया जाएगा बाद में, लेकिन आगे के जो दिन हैं छुट्टियों के हैं। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि जो जनरल अपने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने बयान दिया है। अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं गैर जिम्मेदाराना बयानात देने में अपना सानी नहीं रखते और बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के बयानात देते हैं, मुतनाज़े किस्म के हमेशा ही, और ज़रूरत से ज़्यादा लगता है ख़ुद को इंटेलेक्चुअल भी समझते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ख़ुद को एक समझदार आदमी समझते हुए पॉलिसी स्टेटमेंट्स देने बैठ जाते हैं। अब इसराइल से मुतालिक जो उन्होंने बात की है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हुई है, जो कि वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा। इससे पहले उन्होंने जो रियासत के पास तशद्दुद का इख्तियार है वो वाली बात की, वो भी इंतहाई गैर मुनासिब थी। और अब वसीम बदामी साहब के साथ इंटरव्यू में भी उन्होंने इसराइल से मुतालिक बयान देते हुए कहा कि जी
جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل ایک اپنی جگہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے، لیکن ان سے اختلاف کرنا کوئی کفر نہیں ہے۔ اگر آگے چل کے حالات میں پارلیمنٹ کو یہ لگتا ہے، سب کو یہ لگتا ہے کہ جناب اسرائیل کے ساتھ کچھ معاملات بہتر کیے جا سکتے ہیں، یعنی قائد اعظم کا جو ایک نظریہ اس سے ہٹا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ کوئی کفر نہیں ہے۔ تو یہ بیان جو ہے ان کا کافی زیادہ اس وقت تنقید کی زد میں بھی ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں۔ اس پہ میں اپنا نقطہ نظر واضح کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ ایک نگران وزیر اعظم کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ کسی بھی طرح ریاست کی پالیسی کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ دیتا پھرے۔ جو ایک کنٹروورشل اور سیریس اور سنجیدہ معاملات ہیں، سینسٹیو معاملات ہیں، ان کے اوپر آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے کہ آپ ہرزہ سرائی کرتے پھریں؟ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے الیکشن کروائیں اور گھر جائیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر جب عجیب و غریب قسم کے فلسفے جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کے منہ سے ایسی ہی اوٹ پٹانگ باتیں نکلتی رہتی ہیں جیسے آپ نے ابھی یہ نکالی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل وہی مینٹالٹی نظر آتی ہے ہمیں کہ جو کہتی ہے کہ جی آئین اور قانون کون سا صحیفہ ہے، کون سا کوئی اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات ہے کہ جس سے انحراف نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ الیکشن بھی نہیں کرواتے ہوئے، جب انہوں نے نہیں آئین کے مطابق کروائے تو یہی انہوں نے دلائل گھڑے کہ جناب یہ کون سا کوئی اللہ میاں کا صحیفہ ہے کہ جس کے اوپر ہمیں عمل کرنا لازم ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی ان لوگوں کے نزدیک آئین ہو، قانون ہو، قول و فعل ہو، کوئی وعدہ ہو، اس سے انحراف کرنا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ زرداری صاحب یہی فرماتے تھے کہ جی وعدے جو ہوتے ہیں یہ سیاسی وعدے ہوتے ہیں، یہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں معاہدوں سے پھر جانا یا آئین اور قانون سے انحراف کرنا، اس پورے سیٹ اپ کے اندر جو لوگ موجود ہیں ایسا لگتا ہے ان کے لیے کوئی یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے یہ اس قسم کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر طرح کی کام کیا جا سکتا ہے جو کہ سوٹ کر رہا ہو اسٹیٹس کو۔ تو یہ ایک مینٹالٹی نظر آتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جو آپ قائد اعظم کے بیان کی بات کر رہے ہیں کہ جی اگر ساری دنیا کو ایسا لگتا ہے اگر کہ دو ریاستی حل ہے یا اس طرح اسرائیل کو بھی تسلیم کیا جائے، تو بھائی بات یہ ہے دنیا کو اگر ساری دنیا کو یہ لگے گا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے یا پاکستان کا وجود نہیں ہونا چاہیے، تو کیا آپ یہ بھی پھر مان لیں گے کہ سب یہ کہہ رہے ہیں لہٰذا یہ ٹھیک ہی بات ہوگی؟ ہماری اپنی ایک حیثیت ہے، ہماری اپنی ایک جدا گانہ سوچ ہو سکتی ہے، پالیسی ہو سکتی ہے، تو دنیا کے ساتھ ہماری اس سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ آپ آج یہ بات کر رہے ہیں کہ جی قائد اعظم کی بات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس سے انحراف ہو سکتا ہے، وہ کفر نہیں ہے، تو پھر کل کو آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ جی دو قومی نظریے سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، پاکستان کا وجود بنانا ہی غلط ہو سکتا ہے، ہم ساتھ رہتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا ہے، دو قومی نظریے کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، یہ تو خواب دیکھنا ہی غلط تھا، تو آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ ایسا کہنا پھر کوئی کفر تو نہیں ہے۔ تو بات یہ کہ یہ ہمارا ملک جہاں پر اس وقت ہم بہت سی اہم شخصیات جو اس وقت عہدوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ اختلاف کریں اگر تو ہمیں پکڑ کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، اگر ان کے خلاف آپ ایک لفظ ٹویٹ کر دیں تو آپ کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم ان کے ساتھ اختلاف نہیں کر سکتے، تو قائد اعظم کے ساتھ آپ اختلاف اتنے آرام سے کر رہے ہیں، یعنی یہ شخصیات پھر اس کا مطلب ہے قائد اعظم سے بھی بڑی ہیں جن کے ساتھ اختلاف جو ہے وہ ناممکن ہے اور آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں۔ پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ یہ بات کن حالات میں کر رہے ہیں؟ آپ یہ بات ان حالات میں کر رہے ہیں کہ 10,000 بچے ذبح کر دیے ہیں اسرائیل نے اس وقت فلسطینیوں کے، اور 20,000 سے زیادہ ان کی شہادتیں ہونے کو ہیں جو انہوں نے ایک بربریت کا مظاہرہ کیا ہوا ہے۔ اور اس ایسے موقع کے اوپر بجائے اس کے کہ اگر آپ کا یہ سوچ ہو بھی تو بندہ منہ بند کر لیتا ہے کہ یار میں کس منہ سے اسرائیل کی حمایت میں بیان دوں، اور تب آپ جو ہے وہ اس قسم کی ہرزہ سرائی کرنے بیٹھ گئے کہ جی اس پہ غور ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ بھائی کیوں غور ہو سکتا ہے؟ پہلے آپ یہاں پہ اس بات کو کمزور موقف دیں ہی نا کہ یہ کسی طور بھی آپ فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک غداری کر رہے ہیں، یا ان کے جو ایک کاز ہے جس کے لیے وہ شہادتیں دے رہے ہیں اس کو ہی آپ انڈرمائن کر دیں پکڑ کے، اور آپ کہیں کہ نہیں جی اب چونکہ وہ قبضہ ہو ہی چکا ہے تو لہٰذا مان لیا جائے۔ آپ کی لاجک بیسکلی اسرائیل کے اس کو ماننے کی یہ ہے کہ چونکہ اب اسرائیل طاقتور ہے، انہوں نے قبضہ کر ہی لیا ہے، انہوں نے سارا فلسطین قبضہ کر لیا ہے، تو لہٰذا مان ہی لیں اس بات کو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کل کلاں کو پاکستان میں بھی کوئی آ کر اگر قبضہ کر لے تو آپ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے اب وہ آئی گئے ہیں تو لڑنے کی کیا ضرورت ہے، اب مان ہی لو کہ بھائی ٹھیک ہے وہ قابض ہیں، اب انہوں نے قبضہ کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر اس کو بھی آپ جسٹیفائی کر دیں گے۔ تو یہ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ آپ ظلم کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں، آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات نہیں کر رہے ہیں، اور وہ آپ باتیں کر رہے ہیں جس کا آپ کو سر پیر بھی نہیں پتہ ہے، جس کی آپ کو حقیقت بھی نہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا سیریس بات کر رہے ہیں اور کس موقع پہ کر رہے ہیں۔ یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ سب چیزیں بڑی نارمل چل رہی ہوتی ہیں اور فلسطینی بھی خوش ہوتے کسی بات کے اوپر،
کسی کو بھی اسرائیل سے کوئی پرابلم اس وقت نہیں ہوگی اگر فلسطینی خوش ہو جائیں گے. فلسطین اگر نارمل ہے, وہاں پہ حالات ٹھیک ہیں, فلسطینی لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے کا حل ہو جائے تو پاکستان کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. قائد اعظم کا سٹیٹمنٹ بھی بیسیکلی یہی ہے. لیکن اگر ابھی فلسطین کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور وہاں پر آپ یہ بات کر رہے ہیں بیٹھ کر, جو ہمارا اصولی موقف ہے اس سے آپ ہٹنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں, تو پھر آپ کشمیر پہ بھی سرنڈر کر دیں. پھر آپ بولیں کہ بھئی ٹھیک ہے, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے لڑنے کی, ساری دنیا تو اس بات کے اوپر انڈیا کے ساتھ کھڑی ہے, تو لہٰذا ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے لڑنے کی. تو بات کرتے ہوئے تھوڑا سوچتے ہیں. لیکن جس قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں, یہ صرف شوشہ, ان کو وزیر اعظم ہاؤس کے بیڈ رومز پسند ہیں, ان کو صرف جہازوں میں گھومنا پھرنا پسند ہے, ان کو صرف پروٹوکولز انجوائے کرنا پسند ہے, ان کے نزدیک یہی ہے. نہ انہوں نے جو اس کام کے لیے آئے ہیں نہ وہ کام انہوں نے کرنا ہے, اور باقی جو انہیں کام الاٹ کیا جاتا ہے, یعنی جو ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے وہ یہ اچھے سے کر رہے ہیں کہ جی خوب جو ہے نا پی ٹی آئی کی بینڈ بجائے رکھیں آپ, وہ ٹھیک ہے. تو باقی یہ کام وہ اپنا بخوبی کر رہے ہیں, لیکن باقی جو ان کا آئینی کام ہے وہ کرنے کی طرف ان کا کوئی نہ توجہ ہے نہ رجحان ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ